हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं। आज के क्विज में दरोगा मीन्स के मद्देनज़र रखते हुए घटना चक्र के एकदम गर्मा गर्म चालू हुआ क्या, तो इसमें है कि ठंडे के दिनों में गर्माहट लाने वाला टॉपिक है। यानी आज के जो गर्मा गर्म टॉपिक में आने वाला है वह है विश्व के प्रमुख नगर और वह किस झील के किनारे स्थित है। यानी विश्व के विभिन्न जो नगर है ना बाबू, वह किस झील के किनारे है। कुछ कुछ के राजधानियां जानेंगे, क्योंकि हर पेपर में एक राजधानी दो राजधानी उससे मुद्रा रिलेटेड पूछ रहा है। चलिए सब पेपर को देखते हुए आगे आइए, तब इसी में जो भी होगा इसी में बात करते हैं। चलिएगा सुनिएगा। विश्व के अधिकांश महानगरों की अवस्थिति तटों के समीप ही है। इसका प्रमुख कारण उनका अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ा होना है। यानी कहने का मतलब बाबू कि विश्व के जो प्रमुख नगर है ना, जैसे मुंबई ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, या कोई भी लंदन ले लीजिए, ब्रिटेन इंग्लैंड के ले लीजिए, ये सब जितने भी बड़े बड़े शहर है, देश है, मतलब देश के जो प्रमुख बड़े बड़े शहर है, ये सभी के सभी जो है ना बाबू नगर, ये सभी के सभी तट पर अवस्थित है, किसी न किसी तट पर अवस्थित है। इसका कारण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़े होने के कारण, जिससे कि वहाँ पर आसानी से माल का आयात और निर्यात किया जा सके। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, और क्या सुनिएगा। जो डेट्राइट नगर है, डेट्राइट, वह किस झील के किनारे स्थित है बाबू? तो ईरी झील। और डेट्राइट कहाँ है बाबू? तो डेट्राइट कनाडा में है। डेट्राइट कहाँ है? कनाडा में। यह कागजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागजी उद्योग के लिए कनाडा में प्रसिद्ध है। समझ में आ गया क्या? अच्छा सर, जो ईरी झील है, अब कनाडा और अमेरिका के सीमा पर 5 झील, ईरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन और सुपीरियर और मिशिगन। तो मिशिगन जो झील है ना बाबू, पूर्णतः अमेरिका में है। मिशिगन जो झील है उसका जो सारा के सारा हिस्सा है वह पूर्णतः कहाँ है? अमेरिका में है। बाकी शेष रहा ईरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन और सुपीरियर, ये सब अमेरिका और कनाडा के, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और सर यूएसए और कनाडा के सीमा कितने डिग्री अक्षांश द्वारा अलग होता है? तो 49 डिग्री अक्षांश द्वारा यूएसए और कनाडा बढ़ता है। 38 डिग्री देशांतर द्वारा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। 17 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, 17 डिग्री अक्षांश। कोई दिक्कत? 24 डिग्री अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जलीय सीमा का बंटवारा करता है। यानी कहने का मतलब अरब सागर में, अरब नहीं, कच्छ की खाड़ी में है, कच्छ की 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जो कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के बीच बंटवारे का वो संकेत देता है, बंटवारा करता है 24 डिग्री। अगर 0 डिग्री लाइन का है तो भारत और बांग्लादेश के बीच, अब भारत में त्रिपुरा और बांग्लादेश राज्य के बांग्लादेश 0 लाइन नहीं, कोई दिक्कत? तो ईरी झील के किनारे कौन शहर है बाबू? तो डेट्राइट शहर है। मिशिगन झील के किनारे गैरी शहर है। गैरी जो अमेरिका के एक शहर है, यह मिशिगन झील के किनारे स्थित है। ओंटारियो कहेगा तो हैमिल्टन, हैमिल्टन याद आ रहा है? कनाडा में हैमिल्टन जो है किस नदी के किनारे? तो ओंटारियो नदी के किनारे, ओंटारियो नदी के किनारे। अच्छा सर, सुपीरियर झील कहेगा तो डुलुथ, यानी डुलुथ जो नगर है वह सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। अब विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कोई डाउट? अच्छा सर, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है बाबू? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ताशकंद समझौता कहेगा तो 1966 में हुई ताशकंद समझौता में ही लाल बहादुर शास्त्री गए थे भारत से। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। वह ताशकंद समझौता में गए थे और वहीं पर एक दुर्घटना हो जाने के कारण, यानी वायुयान दुर्घटना हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज तक उनकी मृत्यु का कोई खास पता नहीं चला है कि इनकी मृत्यु का वजह क्या था। अच्छा सर, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ था? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे,
और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन? अशगाबाद। और कजाकिस्तान की राजधानी कजाकिस्तान के अस्ताना। कहाँ? अस्ताना। सबसे ज़्यादा विश्व में यूरेनियम के भंडार कजाकिस्तान। देखिए 2 देश है जो कि केवल अरल सागर से सीमा साझा करता है, जानते हैं कौन कौन? एक उज्बेकिस्तान और दूसरा कजाकिस्तान। अरल सागर जो पूर्णतः क्या है, भूमि से घिरा हुआ है, अरल सागर, वह 2 देश से सीमा साझा करता है। कौन कौन? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अशगाबाद, अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, उज्बेकिस्तान के ताशकंद। यह 2 देशों से क्या करता है, सीमा साझा करता है, अरल सागर। कोई दिक्कत? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ठीक बा। और सुनिएगा, देखिए पैलेस्टाइन इसको कहते हैं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के राजधानी कहाँ था बाबू? तो रामल्ला फिलिस्तीन की राजधानी है, ठीक है। कोसोवो देश की राजधानी कहाँ है? प्रिस्टीना। कोसोवो देश की राजधानी प्रिस्टीना है। और ताइवान के ताइपेई। और टर्किश साइप्रस की राजधानी निकोसिया। टर्किश साइप्रस की राजधानी कहाँ है? यानी साइप्रस की राजधानी निकोसिया। ताइवान के ताइपे। कोसोवो के प्रिस्टीना। कोसोवो की राजधानी और पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला। कहाँ? रामल्ला, ठीक है। अब सुनिए, निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? अलास्का किस देश का हिस्सा है बाबू? तो यूएसए में। यूएसए ने क्या हिस्सा है? अलास्का अमेरिका के हिस्सा है, ठीक है। अलास्का जो है बाबू किसका हिस्सा है? यूएसए के। हवाई द्वीप समूह कहाँ है? अमेरिका में। हवाई द्वीप समूह का भी अधिकार, हवाई द्वीप समूह पर भी किसका अधिकार है? अमेरिका के। हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु। हवाई द्वीप के समूह की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। ओआहू द्वीप पर स्थित है। अगर सर बात करें कि अलास्का जो है ना, अलास्का में मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? अलास्का में नहीं, हवाई द्वीप समूह में, सॉरी, हवाई द्वीप समूह में, अलास्का में नहीं, हवाई द्वीप समूह में। मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप समूह में। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है। यह कनाडा के पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है। कोई दिक्कत? यह पहले अलास्का जो था वह वंश देरवाज किसी समय में रूस का हिस्सा हुआ करता था, जिसको कि अमेरिका ने खरीद लिया। समझ में आ गया क्या? अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो सांता रोसा जो है बाबू सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो आता कौन कौन है? तो सुनिएगा, सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत आता है सांता रोसा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं आता है। आता है पोलो आल्टो, कैंपबेल, सांता क्लारा यह आता है, लेकिन सांता रोसा नहीं आता है। कोई दिक्कत है? आइए, निम्नलिखित में से कौन से एक दक्षिण अफ्रीका के पार्लियामेंट स्थित है? निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में दक्षिण अफ्रीका के पार्लियामेंट स्थित है? तो केप टाउन में। दक्षिण अफ्रीका के पार्लियामेंट संसद कहाँ स्थित है बाबू? तो केप टाउन में स्थित है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के विधायी राजधानी है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली राजधानी कौन सा है बाबू? तो लेजिस्लेटिव कैपिटल अगर कहेगा तो केप टाउन है। ऐसे साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका में ही क्या है कि केप ऑफ गुड होप जो कि जिसका खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। इसने ही सर्वप्रथम किसको दिया था? वास्को डी गामा को कहा कि यार हम तो वहाँ तक केप ऑफ गुड होप तक गए भी किए थे, आगे गए तो खाली पानी दिखाई दे रहा था। तब जाकर वह फिर किसको? वास्को डी गामा को प्रेरित किया। वास्को डी गामा भारत की खोज किया 1498 ईस्वी में। कोई दिक्कत? अब वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में कब आया था? 1502 में। 1502 में माल लाद के ले जा रहा था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कोई दिक्कत? अब देखिए कह रहा है कि केप टाउन अफ्रीका की संसद कहाँ स्थित है? केप टाउन में। केप टाउन को ही अफ्रीका के लेजिस्लेटिव यानी कहने का मतलब है कि विधायी राजधानी कहा जाता है। प्रिटोरिया सीट ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रिटोरिया में सीट ऑफ गवर्नमेंट स्थित है। सीट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ स्थित है बाबू? प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया को दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कहते हैं।
प्रशासनिक राजधानी कहेगा तो प्रिटोरिया को कहते हैं, और जबकि न्यायिक राजधानी कहेगा तो ब्लोएम फोंटेन को क्या कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहा जाता है, यानी जुडिशियल कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका किसको कहा जाता है बाबू, तो ब्लोएम फाउंटेन। और प्रिटोरिया को प्रशासनिक राजधानी, और सर केप टाउन में संसद स्थित है, इसलिए विधायी राजधानी किसे कहा जाता है, केप टाउन को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अब दक्षिण अफ्रीका को देखकर क्या ख्याल है, दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में गए थे सर्वप्रथम सेठ अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के क्या करने, वकालत करने के लिए। कोई दिक्कत है? आइए, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही क्रम कौन सा है, पाकिस्तानी नगरों का सही क्रम कौन कौन सा है, सुनिएगा। तो पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान। कौन कौन था बाबू, पेशावर था, इस्लामाबाद था, गुजरांवाला था और मुल्तान। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले अगर उत्तर से दक्षिण की ओर ऊपर से नीचे आइएगा ना, तो देखिए सबसे पहले पाकिस्तान के उत्तर में पड़ेगा पेशावर, उसके बाद इस्लामाबाद, उसके बाद में गुजरांवाला और उसके बाद में मुल्तान। समझ में आ गया? कंधार कहाँ स्थित है बाबू, तो दक्षिण अफगानिस्तान में, यानी दक्षिण अफगानिस्तान में क्या स्थित है, तो कंधार। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कितना डिग्री है, सॉरी कौन सी रेखा, तो डूरंड रेखा। कौन रेखा, डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। और 1947 ईस्वी में ये रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान के अगर पूछेगा कि राजधानी 1958 तक कहाँ था, तो कराची। कहाँ था, कराची। और 1958 के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हुआ। कोई दिक्कत? चलिए, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है, तो कौन सा बाबू, लहासा। कौन सा, लहासा। लहासा जो है ना तिब्बत में स्थित है। लहासा जो शहर है वह, लहासा जो नगर है बाबू, यह कहाँ स्थित है, तिब्बत में। यह सबसे ऊंचे स्थान पर बसा है। ठीक है, पूछ देगा कि सबसे ऊंचे स्थान पर बसा शहर कौन सा है, तो लहासा, यानी तिब्बत में 3650 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू भी काफ़ी ऊंचाई पर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू भी काफ़ी ऊंचाई पर है। तो लहासा समझ में आ गया ना, लहासा कहाँ स्थित है, तिब्बत में। तो यह कई बार पूछ देता है कि लहासा किस देश में स्थित है, तो तिब्बत में। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित सुनिएगा, बैकानूर कॉस्मोड्रोम, यह विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। यानी अगर कहेगा कि बैकानूर कॉस्मोड्रोम जो है ना, यह विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा कि यह हमेशा कि विश्व का अगर कहेगा कि सबसे विशालतम और प्राचीन ये थी अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कौन है, तो कजाकिस्तान में स्थित है बैकानूर कॉस्मोड्रोम, उसका नाम है बैकानूर कॉस्मोड्रोम उसका नाम है। ठीक है, अच्छा जी, इसका ओरेविले तो पांडिचेरी में स्थित है। पुदुचेरी जिसको कहते हैं, पुदुचेरी में ओरेविले स्थित है। बांडुंग बाबू तो इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में कौन स्थित है, बांडुंग। और श्रीलंका बाबू तो बटिकलोआ कहाँ स्थित है, श्रीलंका में। अच्छा, पटाना घास के मैदान श्रीलंका में। पटाना घास के मैदान कहाँ स्थित है, श्रीलंका में। ठीक है, कोई दिक्कत है? न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी कहते हैं, कैंटरबरी कहते हैं। न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट? कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुनिएगा, युगांडा की राजधानी कहाँ है बाबू, युगांडा की राजधानी कंपाला है। कनाडा में न्यूफाउंडलैंड है। न्यूफाउंडलैंड कहाँ स्थित है, कनाडा में। देखिए, तस्मानिया द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। तस्मानिया जो है ना बाबू, वो ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है, प्रांत है। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बांस स्ट्रेट है। बांस जल संधि कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। ठीक है, अगर सर पूछेगा कि न्यूजीलैंड में, तो कुक जल संधि। कौन सा, कुक जल संधि। ठीक है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते
है। ठीक है, सिसिली द्वीप कहाँ स्थित है? इटली में। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप कहाँ है? तो कनाडा यानी तस्मानिया जो है ना बाबू, वो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो दक्षिण में बास स्टेट द्वारा अलग होता है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है जो भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ा है। अगर पूछेगा कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है, तो सिसिली। क्या है? सिसिली। और उस पर किसका अधिकार है? तो इटली का। किसका अधिकार है? इटली का है। ठीक है, इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। और मुद्रा के नाम पूछेगा तो लीरा। क्या है? लीरा। ठीक है, क्या चीज? हाँ, टाइबर। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अच्छा सर, न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग पर स्थित है। न्यू फाउंडलैंड कहाँ स्थित है? तो कनाडा के पूर्वी भाग पर स्थित है। डरबन दक्षिण अफ्रीका का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। डरबन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ही क्या है? डरबन स्थित है। डरबन नगर कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। बताया मैं। निम्न में से कौन सा देश अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? यानी पाया जाता है कौन सा बाबू? तो आइसलैंड। आइसलैंड जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में यानी आर्कटिक वृत्त के नीचे जस्ट कौन पाया जाता है? तो आइसलैंड। स्वीडन नहीं है, स्वीडन बहुत दूर। फिनलैंड साइड में हो जा रहा है। नॉर्वे भी बहुत नीचे हो जा रहा है। तो जो आइसलैंड है ना, वह आर्कटिक वृत्त के एकदम दक्षिण में स्थित है। ठीक है, सन सिटी कहाँ स्थित है बाबू? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगर कहेगा ना कि सन सिटी कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में सन सिटी स्थित है। डरबन कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका में। डरबन में ही महात्मा गांधी क्या किए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, हाँ, यानी डरबन से ही साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया के बीच यात्रा कर रहे थे। तभी क्या हुआ था कि बीच में ही कौन सा स्टेशन पर उनको पीटर्सबर्ग स्टेशन पर उनको धकेल कर बाहर कर दिया गया था। तभी से महात्मा गांधी कह दिए थे कि तुम मेरे हमको देश से स्टेशन से बाहर किए हो, हम क्या करेंगे? ट्रेन से बाहर किए हो, हम तुम लोगों को अपने देश से बाहर कर देंगे। बूढ़ा नहीं तेरा बाप, बूढ़ा नहीं तेरा बाप, जस्ट कम बैक टू इंडिया, कम बैक टू इंडिया। बहुत सुंदर। ठीक है, हाँ, इंग्लैंड गो देयर। कहाँ? गो टू इंग्लैंड। गो वेंट इंग्लैंड कि गो वेंट कि अंग्रेज वेंट टू इंग्लैंड। खुद ही कहते हैं। कनाडा टोरंटो, जो टोरंटो है ना बाबू, कनाडा देश का सबसे बड़ा नगर कहेगा तो टोरंटो है। कनाडा देश का सबसे बड़ा नगर के नाम क्या है? टोरंटो। ग्रीस के सबसे बड़ा नगर का नाम एथेंस है। और नाइजीरिया के सबसे बड़े नगर का नाम है लागोस। और सीरिया के दमिश्क। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। और उसी को दमकस कहते हैं। दमिश्क ही सीरिया की सबसे बड़ी नगर है। नहीं, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से अलेप्पो सीरिया का सबसे बड़ा नगर है। अगर कहेगा कि सीरिया का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से, तो अलेप्पो है। कौन बाबू? अलेप्पो। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब दोस्त हम लोग घटना चक्र में बढ़ते हैं इतिहास की तरफ। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 साहब। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के सुझाव पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और प्रथम सत्याग्रही कहेगा तो विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही का नाम क्या था? बहुत सुंदर। तीसरे सत्याग्रही के नाम ब्रह्मदत्त था। समझ रहे हैं ना? यानी प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही का नाम ब्रह्मदत्त था। ठीक, अब आइए समाचार विस्तार में। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरीका से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत की नीति के प्रति नैतिक विरोध के प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। अगर कहेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था बाबू, तो माइक गिर गया। चलिए, तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई था।
हुआ था। और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। विनोबा भावे बाबू प्रथम सत्याग्रही, और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही का नाम पूछेगा तो ब्रह्मदत्त थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने ही किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। अगर पूछेगा कि सर्वोदय समाज की स्थापना, सर्वोदय समाज की स्थापना बाबू किसके द्वारा किया गया था? तो विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए किया गया था। अब सुनिएगा, समाचार हो गया, अब वन लाइनर सुनिएगा। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे को। प्रथम सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह के? तो 17 अक्टूबर 1940 को। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। आ गया ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था बाबू? तो विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, सुनिए। अगर कहेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत विनोबा भावे ने किसके नेतृत्व में किया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बाबू? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था। क्रिप्स मिशन कब? 1942 में। सुनिएगा कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए, जापान की बढ़ती शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया था। यानी कहेगा कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो मार्च 1942 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन का गठन 19 फरवरी 1946 को हुआ था, और कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट मई 1946 में प्रस्तुत किया था। हम कैबिनेट मिशन को अभी बताएं, ठीक है। अच्छा सर, लेकिन अब क्रिप्स मिशन में आते हैं। तो क्रिप्स मिशन भी भारत में कब आया था? मार्च 1942 में, ठीक है। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके प्रमुख शर्तें थी कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाना। यानी ये जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन का प्रमुख शर्त क्या क्या था? तो सुनिएगा। पहला तो था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यानी 1939 से 45 तक युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो उस दौरान क्या हो रहा था ना कि यह चाह रहा था कि अगर युद्ध समाप्त होगा ना तो उसके बाद में भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। ठीक है। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन में ऐसा प्रावधान लाया गया था कि संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। इसका कहना था ना बाबू कि जो संविधान निर्माण होगा, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में अंतर क्या है कि क्रिप्स मिशन चाहता था कि संविधान निर्माण हो, कैबिनेट मिशन में ही चाहता था कि भारत में एक संविधान निर्माण हो। लेकिन दोनों में मतभेद था। क्या चीज़ को लेकर के? तो सुनिएगा। क्रिप्स मिशन कहता था कि जनता द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा ही का हो ये थी हो संविधान निर्माण में भाग ले। जो भी व्यक्ति संविधान निर्माण में भाग लेंगे वह चुनाव द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। जबकि कैबिनेट मिशन कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि जो भी स्टेट है यानी राज्य के हैं जो, या जो ये थी ये नहीं साझा किए हुए राज्य, उसको क्या बोला जाता था? जैसे देसी रियासतें जो होता था ना, देसी रियासतें और जो भी राज्य था पूर्णतः अंग्रेज के, तो ये सभी को मिलाकर जितने प्रत्याशी हैं इनके द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा संविधान का निर्माण हो। ये चाहता था कि जनता चुने कि इसको जीता दिया जाए संविधान निर्माण करने के लिए। वो चाहता था कि क्या ये जो चुने हुए प्रत्याशी जो है यानी देसी रियासतें और जो भी राज्य हैं उस सबको मिलाकर जो भी प्रत्याशी हैं उन्हीं में से चुना जाए। कैबिनेट मिशन का नाम था। दोनों चाहता था कि भारत में संविधान का निर्माण हो। ठीक है। चलिए, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था बाबू? 1942 में।
बताइए, ब्रिटानिया यानी ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित था क्या क्या बाबू? तो सुनिएगा क्या क्या सम्मिलित है था, यानी जो स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे क्रिप्स मिशन में, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल था, विस्तार से सुनिएगा। पहला था कि भारत को एक डोमिनियन राज्य की दर्जा दिया जाएगा, सही बात है। अच्छा सर, और क्या कहा गया था कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। ये भी चाहता था कि जितने भी प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश है सबको मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। और चाहता था कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। इसमें एक और चीज़ था कि अगर कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चाहता है कि हम इस संघ में शामिल न हो तो वह स्वतंत्र तरीके से रह सकता है। अब बताइए, जब स्वतंत्र तरीके से रहेगा तो उसको आक्रमण या उसको हड़पने में सबके आसानी होगा। तो सब अपना अपना कहेगा तो सब अपना अपना कहेगा कि हम उस संघ में शामिल नहीं होंगे। और सुनिए, और इसमें क्या था कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। कहीं ना कि इसमें क्या का नाम था कि भारत का जो संविधान निर्माण हो भारत के जनता द्वारा क्या हो, निर्मित हो। अब भारत के जनता द्वारा कैसे कि हम कुछ और ला दिए तो कुछ और नहीं, यानी जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा ही संविधान का निर्माण हो। ऐसा क्रिप्स मिशन का प्रावधान था। समझ में आ गया ना? अच्छा, और सुनिएगा, अब महात्मा गांधी जानते हैं उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को ही कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यानी क्रिप्स मिशन जब 1942 में भारत आया था उस दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? वार्तालाप कर रहे थे। ठीक है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था क्या बाबू? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन राज्य का दर्जा देना, यानी डोमिनियन पद प्रदान करना किसका उद्देश्य था बाबू? तो 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। नहीं समझ में आया? अच्छा सर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो सुनिएगा, नए कार्य कौन सा सही है वो हम बता रहे हैं कि क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन कौन सही है। तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन राज्य के दर्जा देना, ये तो बिल्कुल सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, सही बात है। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। कोई भी सूबा कहने का मतलब कोई भी प्रांत या राज्य अगर चाहता है कि हम उस संघ से बाहर रहें तो वह रह सकता है, ऐसा क्रिप्स मिशन में प्रावधानित था। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। नहीं, देखिए ये सब IAS क्वेश्चन 2016 में पूछा है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांक चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है? किसके द्वारा बाबू? तो महात्मा गांधी द्वारा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है, कौन कौन? तो सुनिएगा, यानी संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए क्रिप्स मिशन प्रस्ताव प्रावधानित किया गया था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए क्रिप्स मिशन नहीं बना था, बल्कि संविधान निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था। यह IAS 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन योजना भेजा था? यानी निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल। उस समय क्या था, या द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। अब विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था क्रिप्स मिशन का गठन कर, वहाँ से भेजा था कि जाओ भारत में और वहाँ क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव लागू करवाओ। समझ में आ गया? लॉर्ड लिन लिथगो उस समय था। यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था? भारत का वायसराय उस समय हुआ करता था लॉर्ड लिन लिथगो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिन लिथगो ही भारत का वायसराय हुआ करता था। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी क्रिप्स मिशन से कौन वार्तालाप कर रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। विंग्स ऑफ फायर अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल पत्रिका, हाँ, विंग्स ऑफ फायर किसका है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। निम्न में से किसने गांधी जी आंदोलन
को निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो ने ही महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था। कौन बाबू? तो लॉर्ड लिन लिथगो, याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आप सभी को धन्यवाद इस क्विज को देखने के लिए। इतना ही पर वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। इतना ही पर कहकर अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।